अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां ज़ेब। बर्फ़ पिघल गई है और अगले 10 दिनों में बड़ी खबर आने वाली है। जी हां, वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात होने वाली है और इमरान खान और बुशरा बीबी को बनी गाला शिफ्ट करने का जो इम्कान है वो बढ़ गया है, क्योंकि 28वीं तरमीम आया चाहती है, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी करार दे दिया गया है। अच्छा, अब इस तरमीम में होगा क्या? नए सूबे बनेंगे, मौसर बल्दियाती निज़ाम लाया जाएगा या सिर्फ NFC अवार्ड पर नज़रसानी की जाएगी? लेकिन जो भी होगा, मरियम नवाज को टका सा जवाब मिल गया है। कहा गया है कि वज़ीर आज़म के ख्वाब देखना छोड़ दें और ऐसे में अवाम की जेब पर एक बड़े डाके का इंकशाफ हुआ है, जिसके असरात से अवाम वो निढाल है और हुकूमत सेलिब्रेट करने में लगी हुई है। और फिर आखिर में फ्रीडम प्रोजेक्ट की बात करेंगे, जिसका जिक्र मैंने अपने गुज़िश्ता रोज़ का जो मेरा व्लॉग था उसमें किया था कि क्या हम आज़ाद हैं। तो अब इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के साबिक सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने मसले को जड़ से पकड़ा है। तो मैं ये सब आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगी। तो आगाज़ फिर आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। अच्छा, पहले मैं आपके साथ खबर शेयर करूंगी और फिर उस पर अपना तज्जिया दूंगी। तो पहले खबर जो कि सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी ने दी है, जिसका अगर मैं खुलासा अपने अल्फाज में करूं तो सेठी साहब का कहना यह है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान बर्फ़ पिघल चुकी है, जिसकी सबसे बड़ी निशानी सोहेल आफरीदी को दी जाने वाली स्पेस है, जिसको बरूए कार लाकर वो आज़ादाना नक्लो हरकत कर रहे हैं। और यही वजह है कि उनके जो TV इंटरव्यूज़ हैं वो भी ऑन एयर करने की इजाज़त दी गई, जिसमें वो इमरान खान की रिहाई तहरीक और लॉन्ग मार्च की आज़ादाना दावत देते हुए दिखाई देते हैं। लिहाजा अब जल्द ही सोहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात भी हो जाएगी और इस हवाले से अगले 10 दिन वो इंतहाई अहम हैं। अच्छा, तो अब सवाल तो ये उठता है कि भाई ऐसा आखिर हुआ क्या है जिसकी बुनियाद पर ये नतीजा अखज़ किया गया है। तो इस बारे में सीनियर सहाफ़ी का दावा यह है कि उनकी जानिब से, यानी कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की जानिब से लॉन्ग मार्च की लंबी तारीख वो इसलिए दी गई है ताकि इस दौरान जो पसे पर्दा मामला तय हो चुके हैं उस पर अमल दरामद हो सके। तो देखें, अगर ऐसा है तो फिर जो अगला फितरी सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि पसे पर्दा क्या तय हुआ है। तो इस हवाले से नजम सेठी का कहना ये है कि जो तय हुआ उसमें अदालत का किरदार अहम है, जिसकी एक झलक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान के केसेस को टेकअप करने का फैसला है। और इससे भी अहम बात यह है कि इन केसेस को एक ऐसे बेंच के सामने रखा गया है जिसमें बिलउमूम आज़ाद जजेस को शामिल किया गया है, जो मेरिट पे फैसला करेंगे। और मेरिट जाहिर है कि बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने की किसी कानून के तहत गुंजाइश नहीं बनती। अच्छा, फिर सवाल तो उठता है ना कि जिस रजीम ने इमरान खान को कैद में रखने के लिए आपने देखा कि अब तक हर जायज़ और नाजायज़ हरबा इस्तेमाल किया, अब वो इतनी मेहरबान क्यों हो गई है? तो इस पर सीनियर तज्ज़ियाकार का कहना यह था कि इसकी वजह 28वीं आईनी तरमीम है, जो रजीम की ज़रूरत बन गई है। तो अब इस पर कहा जा सकता है कि भाई 26वीं और 27वीं तरमीम भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर ही की गई थी ना, फिर ये 28वीं के लिए ये तरद्दुद क्यों किया जा रहा है? तो इस पर कहा गया कि नए निज़ाम की कबूलियत के लिए इमरान खान की अप्रूवल ज़रूरी है, वरना ये तनाज़ात का शिकार हो जाएगी। लिहाजा रजीम की ख्वाहिश ये है कि इस निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए 28वीं तरमीम वो इत्तफ़ाक़ राय से पास हो और इस मकसद के लिए बदले में इमरान खान को थोड़ा बहुत रिलीफ ऑफ़र किया जाए। अच्छा देखिए, अगर अब गौर किया जाए तो तकरीबन ये सारी वही बातें हैं जो कि हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं, लेकिन अब जो सबसे बड़ा दावा नजम सेठी ने अपनी खबर का तज्जिया करते हुए किया है ना, वो ये है कि इमरान खान इस हवाले से पहले ऑन बोर्ड हैं और बुशरा बीबी के ज़रिए उन्हें आगाह रखा जा रहा है। देखें, अब अगर ऐसा है तो फिर सवाल उठता है कि इसके बदले में इमरान खान को ऑफ़र क्या किया गया है। तो इस पर सीनियर सहाफ़ी ने वाज़ेह किया कि इमरान खान को ऐसा कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा जिसका फ़ायदा उठाकर वो ये सिस्टम ही पलट दें। लिहाजा उन्हें पाबंदियों के साथ स्टेप बाय स्टेप रिलीफ मिलेगा। तो अब वो रिलीफ क्या होगा? तो इसकी तरफ जो इमरान खान के कज़न और उनके सबसे बड़े नाक़िद हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, उन्होंने इशारा किया है। लेकिन ये बताने से पहले मैं ज़रा नजम सेठी की खबर पर मैं अपनी राय आपके सामने रखती हूँ। मेरे ख्याल में एक बात तो देखिए बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान को मज़ीद लंबे अरसे के लिए जेल में रखना ना अब मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि उनको जेल में रख कर मौजूदा रजीम ना तो वो मुल्क की सियासी और ना ही मौशी मसाइल पर काबू पा सकी है, बल्कि हर गुज़रते दिन के साथ आप ये देख रहे हैं
کہ یہاں پر مسائل وہ مزید گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں، جس کی مزید کچھ جھلکیاں نا میں ذرا آگے چل کے اسی ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ لیکن جہاں تک عمران خان کو ریلیف دینے کی بات ہے تو یہ ان کا بنیادی حق ہے، کوئی بخشش تو ہے نہیں جو ان کو میرٹ پر عدالتوں سے ملنا ہے، جس کے لیے کھڑی کی گئی غیر قانونی رکاوٹوں کو دور کرنا ہے اور انہیں انصاف تک رسائی دینی ہے۔ باقی رہا دیکھیں یہ 28ویں ترمیم کا معاملہ، تو اس حوالے سے عمران خان کا موقف شروع دن سے واضح ہے کہ وہ نئے صوبوں کے حق میں ہیں۔ اسی طرح NFC فارمولے کا سر نو جائزہ لینے کی بحث بھی ان کے دور حکومت میں ہی انیشیٹ ہو چکی تھی، اور عمران خان بلدیاتی نظام کے بھی بہت بڑے حامی رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان کے جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ پر موجود ہیں، جس میں وہ ترقیاتی فنڈز وہ MNAs MPAs کے ذریعے خرچ کرنے کے بجائے نا بلدیاتی اداروں کو دینے کی بات کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا اگر اس مد میں کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ تو ان کی سیاست سے ہم آہنگ تصور ہوگی، جسے پھر ڈیل کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ دیکھیں نا، اب اگر اس طرح کی بات چیت کے ذریعے انہیں سیاست میں واپس آنے کا راستہ ملتا ہے تو پھر بھلا اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، جہاں اصول بھی کمپرومائز نہ ہو اور ان کا بنیادی آئینی حق بھی ان کو مل جائے۔ اب اگر ایسا ہو گیا اور اگر ہوگا تو یہ بات چیت آگے کیسے بڑھے گی؟ تو اس حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں نا سنیم مانڈوی والا، انہوں نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان کی عمران خان سے ملاقات ہو چکی ہے، لیکن بیرسٹر گوہر اس سے پہلے بھی ایسی خبروں کی تردید کر چکے ہیں۔ مگر گزشتہ روز حفیظ اللہ نیازی کا ایک کالم وہ روزنامہ جنگ میں شائع ہوا، جس کا عنوان ہے سیاست کو راستہ چاہیے۔ ویسے اس سے پہلے بھی نا وہ پاکستان کو راستہ چاہیے کے عنوان سے ایک کالم لکھ چکے ہیں، جس میں ان کا بنیادی استدلال تھا کہ آج سوال یہ نہیں کہ اقتدار پر کس کا قبضہ ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ پاکستان کو کیسے بچانا ہے۔ اچھا، پھر اس کالم میں انہوں نے ذاتی ناراضگیاں ختم کرنے پر زور دیا تھا، اور پھر یہ اعلان بھی کیا تھا کہ پاکستان کی خاطر آج میں عمران خان سے اپنی تمام رنجشیں ختم کرتا ہوں۔ اچھا، اب گزشتہ روز جو ان کا کالم سامنے آیا ہے نا، اس میں وہ عوام، قومی وسائل اور ریاستی قوت کو ہم آہنگ کرنے پر زور دے رہے ہیں، اور عمران خان کی عوامی مقبولیت کا اقرار تو وہ پہلے ہی کر چکے ہیں، جبکہ قومی وسائل اور ریاستی قوت تو ہمیشہ ہی آپ کو پتہ ہے کہ مقتدرہ کے پاس رہی ہے۔ تو ان تینوں کو یکجا کرنے کے حق میں دلیل دیتے ہوئے اب حفیظ اللہ نیازی صاحب کا کہنا یہ ہے، یعنی کہ وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ افواہیں ہیں لیکن خوشائند ہیں کہ عمران خان سے ملاقاتیں عنقریب کھلنے کو ہیں، اور خبر یہ بھی گرم ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی شاید جلد بنی گالہ منتقل ہونے کو ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اس سے سیاست کو راستہ ملے گا تو ملک آگے بڑھے گا، لیکن اگر راستہ نہ ملا تو داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو یہ ہے عمران خان کے حوالے سے تازہ ترین پیش رفت جی، جس پر آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ضرور کیجئے گا۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں اور ذرا دیوار کی دوسری سائٹ کا جائزہ لیتے ہیں، جہاں پہ شہباز شریف اپنی جی حضوری کی بنیاد پر اقتدار کے خوب مزے لے رہے ہیں، اور مریم نواز مستقبل کے سہانے خواب سجائے سیاسی تدبیروں میں مصروف ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ یادگار فتح پر ہونے والی تقریب میں بھئی وہ واحد وزیر اعلیٰ تھیں جو وہاں پر موجود تھیں، لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ مریم نواز کے نام پر بھی کاٹا کراس لگ گیا ہے۔ اس حوالے سے سینئر صحافی ہیں محمد مالک، انہوں نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے۔ اچھا، محمد مالک کی رائے کو نا اس لیے اگنور نہیں کیا جا سکتا چونکہ ماضی میں وہ شہباز شریف کی میڈیا مینجمنٹ کا حصہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاسی حلقوں میں انہیں مقتدرہ کے خیالات اور معلومات تک رسائی رکھنے والے صحافی کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے۔ تو محمد مالک کا کہنا یہ ہے کہ نون لیگ کی بڑی بھول ہے اگر وہ سمجھتی ہے کہ نظام ہمارا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نون لیگ کے بجائے صرف شہباز شریف کے ساتھ ہے۔ مریم نواز کی سب سے بڑی طاقت میاں صاحب کی ذات ہے، اور یہ تب تک ہے جب تک میاں صاحب حیات ہیں، لیکن جب بھی مریم نواز کو وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پہ سامنے لایا گیا تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہوگی، اور یہ ان کا پورا کھیل الٹ دے گی، جس سے ان کا پورا سسٹم ہل جائے گا۔ اب سینئر صحافی کی اس رائے پر میں مزید کوئی تبصرہ کیے بغیر صرف اتنا ہی کہوں گی کہ مریم نواز کے لیے فی الحال انگور کھٹے ہیں اور انہیں کوئی شارٹ کٹ نہیں ملنے والا ہے۔ لیکن دیکھیں، ذاتی طور پہ نا میں کسی کے خلاف نہیں ہوں۔ اگر کوئی سیاسی جدوجہد کے ذریعے کسی مقام تک پہنچتا ہے تو بتائیے بھائی کہ اس میں مجھ سمیت کسی اور کو کیا پرابلم یا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، کیونکہ فیصلہ وہ تو آخر عوام نہیں کرنا ہے، مگر شارٹ کٹ ڈھونڈنے والوں کی حمایت وہ نہیں کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب
आगे बढ़ते हैं और सियासत से मईशत की तरफ आते हैं ज़रा, जहां कहा यह जाता है कि शॉर्टकट से आने वाले हुक्मरानों ने आवाम की जेब ही काट कर रख दी है। अच्छा, अब फाइनेंस डिवीजन ने बताया है कि गुज़िश्ता माली साल में यानी कि जुलाई 2025 से लेकर जून 2026 तक वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की मद में 100 अरब रुपए टारगेट से ज़्यादा जमा किए हैं और इन आदाद शुमार के मुताबिक बजट में पेट्रोलियम लेवी का टारगेट 1468 अरब रुपए रखा गया था, लेकिन वसूली इससे 100 अरब रुपए ज़्यादा की गई है। अब इन नंबरों से मेरे इस मौक़िफ़ की देखें तस्दीक हो गई है कि पेट्रोलियम लेवी को इन जालिमों ने अपनी अय्याशियाँ पूरी करने के लिए रेवेन्यू सोर्स बना दिया है। आप ज़रा अंदाज़ा तो करें ना कि टारगेट से इजाफी 100 अरब रुपए हासिल करने के लिए इन कसाईयों ने कितने ख़ानदानों की खुराक, सेहत और तालीम को मुतासर किया होगा। लेकिन जनाब यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं है। अब गुज़िश्ता रोज़ मैं देख रही थी कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने एक फ़ैसला किया जिसके तहत पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन में 1 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की समरी दी गई, जो एक बार फिर आवाम को मुंतकिल की जाएगी। अब ऐसा क्यों किया गया? तो ये इसलिए किया गया है कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज से पेट्रोल पंप्स बंद करने की धमकी जो दे दी थी, जिसमें फिर 2 बड़े मुतालबात थे उनके। एक ये कि रोज़ाना की बुनियाद पे ये पेट्रोलियम कीमतों में जो रद्दो बदल की पॉलिसी है ना, इसे तब्दील करना, और दूसरा डीलर चार्ज में इजाफा। अब पता है ना कि पहला मुतालबा तो ये माना नहीं जा सकता, क्योंकि भाई इसके ज़रिए तो उन्होंने किस्तों में आवाम की जेब काटनी है ताकि इसका असर महसूस ना हो। और ये बात ये पेट्रोलियम डीलर्स को भी बड़े अच्छे तरीके से पता थी, इसलिए तो उन्होंने इस मुतालबे के साथ अपना जो असल मकसद था ना वो भी साथ नत्थी करके धमकी लगा दी, जो हुकूमत ने फिर फ़ौरन मान भी ली। जाहिर है ना कि इससे हुकूमत को भाई क्या फ़र्क पड़ना है, उन्होंने तो इसे सिंपली पास ऑन कर देना है अवाम पर, और जनाब फिर ऐसा ही हुआ। और अब इन अवाम कुछ फैसलों के असरात वो आप देखें ना कि हर गुजरते दिन के साथ हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसी से जुड़ी अब अगली खबर है, और वो ये है कि मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह बढ़कर 9.11% हो गई है। और इस हवाले से वफाकी इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक एक हफ्ते में 20 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसमें प्याज, दालें, चिकन, दही, लहसुन और चाय समेत खाने पीने की दीगर अशिया वो शामिल हैं। और इस पर फिर तमाशा ये कि गुड ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल को भी एक हफ्ता हो गया है, जिसके असरात बड़े शहरों की मंडियों में वाज़े तौर पे अब नजर आने लगे हैं। अच्छा, अब लाहौर में माल बरदार गाड़ियों की आमद वो 100 से कम होकर 10 तक आ गई है, जबकि कराची में छोटी गाड़ियों के जरिए सब्जियों की तरसील जारी है। लेकिन जाहिर है ना कि ये मास ट्रांसपोर्टेशन का मुतबादिल तो नहीं है, लिहाजा फिर कई जो अशियाँ हैं उनकी शॉर्टेज हो गई, और नतीजा ये है कि ये सब्जियाँ, आटे और दालों की कीमतों में मुल्कगीर सतह पर इजाफा देखने में आ रहा है। पेशावर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 150 रुपये, जबकि दालों की कीमत में 1520 यानी कि 1520 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। इसी तरह क्वेटा में प्याज की फ़ी किलो कीमत 100 से 180 रुपये हो गई है, जबकि मुर्गी की कीमत 50 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई है। फिर हड़ताल के बाइस बरामदी शोबा भी इससे बुरी तरह मुतासर हुआ है। अब जाहिर है कि तैयार मसनूआत बंदरगाह तक पहुँचेंगी भाई, तो ही एक्सपोर्ट आगे होंगी ना। तो अब ये सिस्टम कोलैप्स नहीं तो फिर ये क्या है? अब भाई कोई इनसे पूछे ना कि गुड ट्रांसपोर्टेशन से कितने दिहाड़ीदार मजदूरों का रोजगार वाबस्ता है, जो कि इस हड़ताल की वजह से 2 धारी तलवार का सामना करें। देखें ना, एक तरफ रोजगार बंद हो गया और फिर दूसरी तरफ शॉर्टेज की वजह से ये जो खाने पीने की अशियाँ हैं, इनकी कीमतों में इजाफा वो उन्हें मार रहा है। लेकिन जश्न आज़ादी पर कायदे आज़म को माइनस करके अपनी खुदनुमाई करने वाले इन बेहिस हुक्मरानों को ना इसका कोई इदराक नहीं है। भाई अगर होता तो क्या बताइए कि एक दिन भी हड़ताल जारी रह सकती थी, लेकिन इनको तो सिर्फ अपने खांचों की फिक्र है। याद है ना आपको कि किस तरह 90 की दिहाई में और फिर उसके बाद इन जालिमों ने अपने कमीशन के लिए IPPs के साथ महंगे मुआहदे किए थे, और फिर IPPs मालिकान को डॉलर में मुनाफे की ज़मानतें दी गई थी, जिसकी वजह से यहाँ आज तक ये जो बिजली का निज़ाम है ना, ये दरहम बरहम है। एक तरफ बिजली के बिल अदा करते करते आवाम की तो कमर ही टूट कर रह गई है, जहाँ पे 1 यूनिट इस्तेमाल होता है तो बिल वो 4 यूनिट का पे करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ इसके बावजूद गर्दिशी कर्जा वो मुसलसल बढ़े चला जा रहा है, जिसको फिर दोबारा टैक्स की शक्ल में बिजली के बिलों में डाला जाता है, जो कि एक ऐसा इस्तेहसाली साइकिल बन चुका है ना, जिसके नाखून वो वक्त के साथ साथ
तेज से तेज तर होते जा रहे हैं। अच्छा, अब उसका हल भी ढूंढ लिया है, और हल ये ढूंढा गया है कि बिजली की तरसील करने वाली कंपनीज यानी कि डिस्कोस को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। और अब खबर ये आई है कि इन कंपनियों में दिलचस्पी रखने वाले सरमायाकारों ने डॉलर रिटर्न और इसके लिए हुकूमती गारंटी मांग ली है, ताकि अगर कंपनी नुकसान में भी हो ना तो ये कंपनियां हुकूमत से मुनाफा वसूल करें, जो फिर जाहिर है कि हुक्मरानों ने कोई अपनी जेब से तो अदा करना नहीं है, अवाम पर इसका बोझ डालना है। हालांकि कहा यह जाता है कि प्राइवेट कंपनी से पहले इन कंपनियों को ना ये हर तरह की लाइबिलिटीज से पाक करके क्लीन स्लेट की तरह सरमायाकारों को पेश किया जाएगा। तो फिर देखते हैं कि हमारे हुक्मरान माजी से कितना सबक सीखते हैं और क्या फैसला करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। तो जनाब, अब हुकूमत ने आवाम का खून निचोड़ने का शानदार फरीजा अंजाम देने पर वुज़रा के लिए अवार्ड्स का ऐलान किया है। तो इस ज़िम्न में वज़ीर ख़ारजा और साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार, याद है ना आपको, जो कि इमरान खान को निकाल कर डॉलर वो 200 रुपये से नीचे लाने का नारा लगाते हुए पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, और फिर उन्होंने यहाँ आकर पहली PDM हुकूमत में ऐसे गुल खिलाए कि दूसरी हुकूमत में इन्हें वजारत ख़जाना से खुसूसी तौर पे दूर रखा गया। लेकिन अब मौसूफ हुए इन खिदमात की बदौलत निशान इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। लेकिन ये अकेले थोड़ी हैं, इनके साथ दीगर वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, अहद चीमा, बिलाल कियानी और मोहम्मद औरंगज़ेब को भी निशान इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। अब कोई बताए ना कि इनकी क्या इम्तियाज़ी खुसूसियात हैं भाई, जिसकी बुनियाद पर इन्हें ये तमगे दिए जाएंगे। तो जाहिर है कि मेरे सामने तो वही कारकर्दगी है जो इससे पहले मैं बयान कर चुकी हूँ। अच्छा, तमगों की इस बहती गंगा में हाफिज ताहिर महमूद अशरफी भी शामिल हो गए हैं। अब हो सकता है कि हाफिज साहब को मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बयानात का सिला मिल गया हो, वरना हकीकत में तो खाया भी, पिया भी और ग्लास भी तोड़ा वाली मिसाल है। तो देखें, अब ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसपे मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में तफसील से बात की थी कि आज़ादी का मतलब क्या है। क्या वैसे ये 80 साल पहले बानियाने पाकिस्तान ने ऐसे ही मुल्क का ख्वाब देखा था, जहाँ पे मुट्ठी भर अशराफिया ये जोंक की तरह खून चूसते रहे? तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के साबिक सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह, जिन्हें आपको पता है कि वैसे तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए था, लेकिन अशराफिया ने वक्त से पहले ही उन्हें रिटायरमेंट लेने पे मजबूर कर दिया। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक कॉलम लिखा है जिसका उन्वान है नामुकम्मल आज़ादी, जिसमें उन्होंने इस इस्तेहसाली निज़ाम की वजूहात बयान की हैं, जो कि मेरे ख्याल में व्यूवर्स के लिए जानना ज़रूरी है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते ये हैं कि हमने 1947 में हुक्मरान तो बदल लिए, लेकिन हुक्मरानी की साम्राज्यी जहनीत पूरी तरह नहीं बदली। वो ऐसे कि पाकिस्तान ने बरतानवी राज से आज़ादी हासिल की, मगर ताकत के सामने शहरी की बेबसी, ब्यूरोक्रेसी और फौज की बालादस्ती और सबसे बढ़कर इदारों का ताकतवर के सामने झुक जाना बड़ी हद तक बरकरार रहा, जिसकी वजह यह है कि बरतानवी साम्राज्य सिर्फ कानून और इदारों के साथ साथ एक जहनीत भी छोड़ कर गया, जिसमें शहरी खुद को रियासत का मालिक नहीं बल्कि रियाया समझता है, अफसर खुद को जवाबदेह नहीं बल्कि साहब समझता है। नतीजा यह है कि लोग हक मांगने के बजाय सिफारिश तलाश करते हैं, ताकत को चैलेंज करने के बजाय उससे समझौता करते हैं। लिहाजा मसला सिर्फ अशराफिया का नहीं बल्कि माशरे का है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने रियासत तो हासिल कर ली मगर मजबूत सियासी इदारे नहीं बनाए जा सके। लिहाजा जब सियासी इदारे कमज़ोर रहे तो वो इदारे ताकतवर हुए जो साम्राज्य ने पहले से ही मजबूत बनाए हुए थे, यानी फौज और ब्यूरोक्रेसी। लेकिन मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान आमिरों या उनके कासालेस ब्यूरोक्रेट से नहीं बल्कि जजेस ने पहुँचाया है, जो ताकत को कानूनी जवाब फराहम करते रहे। अच्छा, अब जजेस ऐसा क्यों करते रहे? तो इसकी फिर दो वजूहात उन्होंने बयान की हैं। एक खौफ और दूसरा लालच, यानी कि मराद, मनसब, घर और बड़ी गाड़ी का लालच। जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि आईनी अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट, जजेस की तवज्जो इंसाफ की फरहमी से ज़्यादा मराद का हुसूल नज़र आता है। अच्छा, अगर अब इस आर्टिकल का नतीजा निकाला जाए तो पता चलता है कि जस्टिस मुनीर से लेके जस्टिस काजी फायज़ ईसा तक मसला जजों की इल्मी काबिलियत का नहीं था, फिर असल मसला वो जजेस के करेक्टर का था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और एक
ذرا آپ انٹرنیشنل خبر پہ بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ وہ بہت جلد آبنائے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دیں گے، اور یہ بات انہوں نے فاکس نیوز کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں کہی ہے، جہاں ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ امریکہ ایران پر سخت معاشی دباؤ ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے تاکہ تہران کو جنگ ختم کرنے پہ مجبور کیا جا سکے۔ اب دیکھیں کہ یہ تو واضح طور پہ امریکی فرسٹریشن ہے، کیونکہ امریکہ نے تو آپ نے دیکھا نا کہ ہر طرح کا حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن انہیں ابھی تک مطلوبہ نتائج وہ نہیں مل رہے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے پھر جو امریکی وزیر خزانہ ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ آئندہ ہفتے کے شروع میں ایران کے خلاف ایسی سخت پابندیاں اور اقدامات نافذ کرے گا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ لیکن دوسری طرف پھر جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایران نے فی الحال امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ تو جناب پھر یہ ہے صورتحال امریکہ ایران فرنٹ پر۔ اچھا، اب آخر میں ذرا ایک انٹرسٹنگ خبر، اور وہ یہ کہ وہ ایک ریسرچ ہے جو کہ روس کی ایک یونیورسٹی نے کی ہے، جس کے مطابق میٹھی اشیاء جیسے آئس کریم، ٹافی، چاکلیٹ اور کیک وغیرہ کا ذائقہ لوگوں کے فیصلے کرنے کے اثر پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ کہ میٹھا کھانے کے شوقین افراد اکثر بلا سوچے سمجھے فیصلے یا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ ایسے افراد ممکنہ طور پہ خطرہ مول لینے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور فوری طور پہ انعام چاہتے ہیں اور لانگ ٹرم نتائج کو مد نظر نہیں رکھتے۔ اچھا، اب مجھے نہیں پتا کہ اس تحقیق کو یونیورسلی اپلائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں، لیکن امریکی صدر ٹرمپ کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ یہ جو ریسرچ ہے نا بھئی، اس میں کافی وزن ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بھی میٹھا کھانے کے بڑے شوقین ہیں۔ اب اگر آپ بھی میٹھا کھانے کے شوقین ہیں نا، تو پھر اپنا تجربہ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔